चलिए दोस्तों, तो आज हम सभी लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त उष्मा के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको लेक्चर नंबर 4 में ही दे दिए हैं। तो जो विद्यार्थी लेक्चर नंबर 4 को नहीं देखे हुए हैं, जाइए फटाक से और वहां पर लेक्चर नंबर 4 को देखिए और उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, आपको बहुत ही अच्छा से ये टॉपिक समझ में आएगा। गुप्त उष्मा नाम से पता चल रहा है, गुप्त उष्मा दैट मीन्स छिपी हुई उष्मा। उष्मा छुपी हुई रहती। अब भाई उष्मा कहाँ पर छुपेगी? क्या कोई कोना में जाकर के छिप जाएगी? नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, आपका तापमान रुक जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास बर्फ है जिसका तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। इस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो -10 से फिर क्या होगा, -9 डिग्री बढ़ेगा, फिर -8 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, फिर -7 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। अब ज्यों ही ये बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना, उसके बाद तापमान रुक जाएगा। पहले यहाँ पर -9, -7, -7, -6, -5, -4, 3, 2 इस तरह करके बढ़ रहा था तापमान, लेकिन ज्यों ही 0 होगा उसके बाद तापमान रुक जाएगा। उसके बाद आप उष्मा दे रहे हो, आपका उष्मा काम कहीं लगेगा। उष्मा हम दे रहे हैं भाई कि नहीं दे रहे हैं? यहाँ तो उष्मा हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उष्मा हम कितनों भी दे रहे हैं, ये तो यहाँ पर तापमान बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपको लगेगा जैसे हमारी उष्मा छिप गई है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान क्यों नहीं बढ़ता है और कब तक नहीं बढ़ेगा? तो सबसे पहली बात समझते हैं, कब तक नहीं बढ़ेगा। तो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा का सारा बर्फ जो है आपका किसमें ना बदल जाए, पानी में ना बदल जाए। जब सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद फिर 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। इस प्रकार से तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जिसमें तापमान स्थिर रहता है, आप उष्मा दे रहे हो बट उसमें पता नहीं चलेगा, तापमान स्थिर रहेगा, उसे हम सब गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए गुप्त उष्मा क्या होती है? गुप्त उष्मा वह उष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय, जैसे बर्फ से पानी हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन के समय तापमान में बिना परिवर्तन के, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में जब तक कि परिवर्तन ना हो जाए उस टाइम तो तापमान रुका रहेगा। तो क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा उस उष्मा को कहते हैं जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय तापमान में बिना परिवर्तन के वो उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। उसे हम सब क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी उष्मा अवशोषित कर ली जाएगी या उत्सर्जित, अवशोषित होगी या तो उत्सर्जित। उसे हम सब क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। अब अलग अलग पदार्थों की गुप्त उष्मा भी अलग अलग होती है। क्यों होगी अलग अलग पदार्थों की गुप्त उष्मा? क्योंकि अलग अलग पदार्थों के बीच में आकर्षण बल भी तो अलग अलग होगा। बर्फ के बीच में आकर्षण बल अलग होता है, पानी के बीच में आकर्षण बल अलग होगा, तो दोनों का जो गुप्त उष्मा का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अभी हम सब समझते हैं, पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा, अंग्रेजी में इसे हम सब क्या कहते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, अगर जिस बच्चा को समझ में आए ना, ये एकदम फाड़ू सा टॉपिक है, एकदम मजा ही आ जाएगा एकदम। कितना मजेदार सा चीज है कि बोल भाई, जब भी अगर मैटर का जो भी है स्टेट चेंज होता है, ठोस से द्रव अवस्था में जा रही है, उस टाइम तापमान रुक जाएगा। भाई उधर पहले तापमान बढ़ रहा था, पहले बढ़ रहा है, स्लाइटली स्लाइटली बढ़ रहा है, उसके बाद लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, उसके बाद तापमान आपका रुक जाएगा। आप कितना ही गर्म कर लो तो रुक इसलिए जाता है क्योंकि आप जो उष्मा दे रहे हो वह उष्मा क्या करती है? उसके अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है, यानी कि उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने में काम कर ली जाती है। तो इसी उष्मा को, जो उष्मा अवशोषित हो रही है तोड़ने के लिए या उत्सर्जित हो रही है, इस उष्मा को हम सब क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। अब दो प्रकार के हुआ, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होते हैं, बट दो मेनली हमें पढ़ना है, एक संगलन की गुप्त उष्मा और एक वाष्पन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं। सपोज करिए कि 1 kg आपके पास बर्फ है, ठीक है, 1 kg आपके पास क्या है? बर्फ है। ये यहाँ पर 1 kg बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा ले लिए हम, ठीक है, इसका वजन कितना है? 1 kg।
ठीक। अब इस 1 kg बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखे हुए, ठीक। तो इस 1 kg बर्फ को हमें किस में बदलना है? 1 kg पानी में बदलना है। इस 1 kg बर्फ को किस में बदलना है भाई? 1 kg किस में बदलना है? पानी में, यानी कि 1 लीटर पानी में बदलना है। 1 kg पानी में बदलना है। तो भाई क्या करना होगा? इसे क्या करना होगा? गर्म करना होगा। तो 1 kg बर्फ को 1 kg पानी में बदलने के लिए जितना, इसको क्या करना होगा? गर्म करना होगा, मतलब उष्मा देना होगा। तो जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यही संगलन की क्या कहलाएगी? गुप्त उष्मा। 1 kg बर्फ को वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब कितना होता है भाई? 1 atm प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg बर्फ को 1 kg पानी में बदलने के लिए जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसे? बर्फ को जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे ही हम सब क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब देखिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 1 ग्राम बर्फ लिए हो आप, कितना ग्राम? 1 ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को आपको क्या करना है? पानी में बदलना है। 1 ग्राम पानी में बदलना है। 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलना है। क्या करना होगा? हीट देना होगा, हीट सप्लाई करना होगा, उष्मा ऊर्जा सप्लाई करना होगा। कितना कितना उष्मा ऊर्जा सप्लाई करना होगा? तो याद रखिएगा 80 कैलोरी। कितना? 80 कैलोरी यहाँ पर उष्मा ऊर्जा देना होगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 kg, जैसे कि 1 kg बर्फ था ना, तो इस 1 kg बर्फ को 1 kg पानी में बदलने के लिए हमें जो 80 कैलोरी उष्मा ऊर्जा देना पड़ा, यानी कि उसको आप चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? 3.34 इंटू 10⁻, आपका कितना हो जाएगा? 5 जूल पर kg। इतना उष्मा ऊर्जा दीजिएगा, तब आपका 1 kg बर्फ जो है 1 kg किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। जबकि 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या तो 1 किलो बर्फ है तो 1 किलो बर्फ को 1 किलो पानी में बदलना है, तो आपको कितना उष्मा ऊर्जा? उसको तो गर्म करना होगा ना, उष्मा ऊर्जा देना होगा। तो कितना उष्मा ऊर्जा दीजिएगा? इतना देना होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। जब इतना उष्मा ऊर्जा दीजिएगा तो 1 kg बर्फ आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? 1 kg पानी में। अब ध्यान रहे, सुनिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? आपका पानी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है, ठीक, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी में बदलना शुरू होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। बताइए दोनों में से कौन ज्यादा ठंडक प्रदान करेगा आपके शरीर को? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ या 0 डिग्री सेल्सियस पानी? सोचिए। हाँ, क्या? कौन? बर्फ क्या करेगा? यहाँ पर बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जो है हमारे शरीर को ठंडा करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा ऊर्जा की मात्रा, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की उष्मा ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पानी की तुलना में, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मात्रा में होती है उष्मा ऊर्जा की मात्रा, तो यह ज्यादा ठंडा करेगा। इसलिए देखिएगा, कोई आदमी गिरता होता है, चोट लगता है, कहीं सूजन उजन हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? ठंडा पानी से नहीं, उसको बर्फ से, लहर उहर जाएगा, ठीक है, कहीं भी आग उग से लहर उहर जाता है ना, तो उसको ठंडा पानी से धोने की बजाय उसको क्या किया जाता है? बर्फ से एकदम धोया जाता है। क्यों बर्फ से धोया जाता है? क्योंकि बर्फ जो होता है ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा उसका उष्मा ऊर्जा होता है एज कंपेयर टू किसका? पानी के कंपेरिजन में, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की उष्मा ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके कंपेरिजन में? 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कंपेरिजन में, ठीक। याद रखिएगा कितना होता है? तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। ये किसका होता है? बर्फ का, ठीक। बर्फ को अगर पानी में बदलना है तो फिर कितना चाहिए? 3.34 गुने 10⁵ जूल पर kg चाहिए। अब इस चीज को हम डेफिनेशन में लिखेंगे। तो अभी क्या कीजिएगा, अब अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको मिटा के तुरंत इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, तो इस चीज को मैं डेफिनेशन में लिख दिया, एक बार पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg बर्फ को, या तो 1 kg बर्फ की जगह पर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ठोस लिख सकते हो। ब्रैकेट में बर्फ है ना, ब्रैकेट में आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? यहाँ पर ठोस भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 kg
ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो जैसे कि बर्फ क्या हुआ यहाँ पर ठोस अवस्था में, तो बर्फ की गुप्त उष्मा कितना होगा? 3.34 गुने 10 के पावर 5 जूल पर केजी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गुप्त उष्मा का इकाई मात्रक बताइए, तो याद रखिएगा इसका इकाई मात्रक क्या होता है? इसका इकाई मात्रक होता है जूल पर केजी, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे? जूल प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है, तो बताइए किसके अणुओं के बीच में जो उष्मा ऊर्जा की मात्रा होगी वो अधिक होगी? जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पर ज्यादा होगी, वो ज्यादा ठंडा करेगा। जैसे कि कोई भी गर्म चीज है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का तैया उइया रहता है जहां पर हम लोग रोटियां बेलते हैं, तो उसको ठंडा करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डालिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ डालिएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ डालिएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ क्या करेगा? पहले उसको घींचेगा, और घींचने मतलब वो जो तैया में जो भी उष्मा ऊर्जा था वो तैया से उष्मा ऊर्जा को घींचेगा, और घींचने के बाद फिर किस में परिवर्तित होगा? वो द्रव में परिवर्तित होगा, उसके बाद वो गैस में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डालिएगा वो तैया में, तो तुरंत उसे उष्मा ऊर्जा घींचेगी और उसके बाद फिर क्या करेगी? तो वो आगे ठंडा उतना नहीं कर पाएगी जितना कि बर्फ पहले उष्मा ऊर्जा घींचेगा, फिर बर्फ उष्मा ऊर्जा घींच करके किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। लेकिन वो द्रव 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डालिएगा तो ऑलरेडी पहले से द्रव है, तो वो उतना जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा जितना ज्यादा आपका कारगर क्या साबित होगा? बर्फ साबित होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पर उष्मा ऊर्जा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पानी, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो जो बच्चा अभी संगलन की गुप्त उष्मा को समझ गया होगा उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर, जो अभी हमारा वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम, ठीक है, इसका एसआई मात्रक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वायु संगलन की गुप्त उष्मा में हम लोग क्या पढ़े अभी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त उष्मा। उसी प्रकार से अब पढ़ना क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो वाष्पन में क्या होता है? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था। तो उसी प्रकार से 1 केजी कोई द्रव लीजिए, तो 1 केजी द्रव को 1 केजी ठोस में 1 केजी द्रव को किस में बदलने के लिए? गैस में। तो 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सब क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम सब लिए 1 केजी पानी, ठीक है, 1 केजी पानी लिए हुए, ये कंटेनर में 1 केजी पानी है, तो इस 1 केजी पानी को हमको किस में बदलना है? भाप में बदलना है। तो भाप में बदलने के लिए इसे क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे। तो गर्म करने कितना गर्म करें कि 1 केजी पानी जो है ये पूरा का पूरा 1 केजी पानी वो किस में बदल जाए? भाप में बदल जाए। कितना गर्म करें? तो इसके लिए आपको उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना उसे ही क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। 1 केजी द्रव को गैस अवस्था में बदलने के लिए, किस अवस्था में? गैस अवस्था में बदलने के लिए जितना उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। आप कितना? तो देखिए 1 केजी गैस को 1 केजी द्रव को अगर आपको किस में बदलना है? 1 केजी ये द्रव है तो जल ले लिए, ठीक है, 1 केजी जल है, तो 1 केजी जल को गैस अवस्था में भाप में बदलना है, तो कितना हमको गर्म करना पड़ेगा? इतना गर्म कीजिएगा तब होगा 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। अगेन अभी बताए थे भाई गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो 1 केजी अभी हम लोग क्या पढ़े थे? 1 केजी बर्फ है, तो 1 केजी बर्फ को अगर हमें क्या बदलना रहेगा? 1 केजी बर्फ को किस में बदलना रहेगा? पानी में बदलना रहेगा। फोन आ रहा है। 1 केजी बर्फ है तो इस 1 केजी बर्फ को हमें पानी में बदलना है, तो हीट करना होगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए
यहाँ पर कुछ आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ेगी। कितना? तो अभी जस्ट पढ़ाए थे 3.34 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 जूल। इतना जूल अगर आप एनर्जी खर्च करिएगा तो आपका 1 kg बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में। लेकिन अगर पानी को भाप में बदलना है तो कितना उष्मा देना होगा? तो 2.26 गुना 10 के पावर 6 जूल देना होगा। तो 1 किलो पानी किस में बदल जाएगा? आपका गैस में बदल जाएगा, है ना। तो अब देखिए, तो जल का गुप्त उष्मा कितना होता है? 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि देखिए वाष्पन है ना, तो जल क्वथनांक कब होगी? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल भाप में बदलना शुरू होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी है। इस 1 ग्राम पानी को किस में बदलना है? हमें भाप में बदलना है। 100 डिग्री एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या करना है? 1 ग्राम पानी को किस में परिवर्तित करना है? भाप में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे? हीट एनर्जी को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो 1 ग्राम, यहाँ पर 1 kg हम नहीं बोल रहे, 1 ग्राम पानी को इसमें भाप में बदलने के लिए कितना उष्मा ऊर्जा लगेगा? 540 कैलोरी लगेगा। बाप रे बाप, कितना? 540 कैलोरी। लेकिन याद करिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ था। 1 ग्राम बर्फ था तो उसको जब हम पानी में बदल रहे थे तो वो कितना? सिर्फ और सिर्फ कितना? 80 कैलोरी ऊर्जा को वो खर्च कर रहा था। 80 कैलोरी ऊर्जा हम खर्च करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पानी में बदलेगा। कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा? 80 कैलोरी। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को अगर भाप में बदलना है, 540 कैलोरी खर्च करना पड़ेगा। ये ग्राम में हुआ, ठीक है। जबकि केजी में देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg पानी है। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस ये तापमान हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg पानी को किस में बदलना है? हमें भाप में बदलना है। तो कितना उष्मा ऊर्जा देना होगा? 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। इतना देना होगा, ठीक है। जूल पर केजी हो गया, ठीक। लेकिन वही 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg बर्फ है, तो 1 kg बर्फ को पानी में बदलने के लिए हमें कितना उष्मा ऊर्जा देना पड़ेगा? तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इतना उष्मा ऊर्जा दीजिएगा तो 1 किलो बर्फ किस में बदल जाएगा? पानी में। अब बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, उसमें से ठंडा करने का क्षमता ज्यादा किसका होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री पानी का। जी हाँ, जी हाँ, बर्फ का होगा। बर्फ का क्यों होगा? इसलिए बर्फ का होगा ना, क्योंकि बर्फ का उष्मा ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। तो बर्फ पहले क्या होगा? उष्मा को खींचेगा, फिर पानी में कन्वर्ट होगा, फिर पानी से वो आगे गैस उसमें बदलेगा। लेकिन ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है तो वो उतना ज्यादा उष्मा नहीं खींच पाएगा जितना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ खींचेगा। उसी प्रकार से अब बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पर जलने की तीव्रता किसमें अधिक होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में जलने की तीव्रता अधिक होगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप किस में जलने की तीव्रता अधिक होगी? तो भाई पानी है और एक तरफ है भाप, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप रहेगा तो उसका अणुओं के बीच में जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई फाई होगा गतिज ऊर्जा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं के बीच में जो पानी होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उसके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो भाप के कंपैरिजन में कम रहेगी। तो जलने की ज्यादा तीव्रता किसमें होगी? पानी में होगी कि भाप में होगी? भाप में होगी। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस पानी, उसके कणों की गतिज ऊर्जा के कंपैरिजन में। ठीक है। होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड रहेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे।